अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी अगर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्केरी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी लाइफ में या आपके किसी रिलेटिव के साथ कभी कोई इंसिडेंट हुआ है हॉरर या स्केरी जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मुझे इंस्टा, ईमेल या व्हाट्सएप में से कहीं भी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा, चाहे आपकी स्टोरीज़ इमेजिनरी हो या रियल हो। तो मज़ीद टाइम ना ज़ाया करते हुए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी पुरसकून और खामोश जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से फील कर सकें और समझ सकें। तो चलिए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। ये सर्दियों की काफ़ी ज़्यादा ठंडी रात थी। दो हस्बैंड वाइफ अपने 2 साल के छोटे बेटे के साथ गाड़ी पर एक सीधे लंबे और वीरान रोड पर चल रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और आसमान में चांद भी नहीं नजर आ रहा था। मतलब कि उस रात उनकी गाड़ी के अलावा उस सड़क पर और कोई रोशनी नहीं थी। वो अपने सफ़र को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो अमेरिका के एक फॉरेस्ट रोड की तरफ से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे और उनका बेटा पीछे चाइल्ड लॉक सीट पर सोया हुआ था, पुरसकून नींद, क्योंकि गाड़ी के अंदर हीटर ऑन था। उनको सर्दी का एहसास भी नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर सर्दी काफ़ी ज़्यादा शदीद थी, इतनी कि 2 मिनट को भी कोई बाहर खड़ा ना हो सके। और रात का ये सफ़र वो अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे थे क्योंकि उनको ऐसे रात के सफ़र करने में ज़्यादा मज़ा आता था। वो इसको एंजॉय करते थे और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा एंजॉय करते। वो काफ़ी तवील सफ़र था और अभी भी उनको अपनी मंजिल तक पहुँचने में 4 से 5 घंटे लगना था। हस्बैंड वाइफ दोनों को ही गाड़ी चलाना आती थी, इसलिए जब एक गाड़ी चलाकर थक जाता तो फिर दूसरा उसकी जगह ले लेता। लेकिन अभी इस टाइम हस्बैंड गाड़ी चला रहा था और वाइफ साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी कि पता नहीं क्यों अचानक ही उनकी गाड़ी झटके खाने लगी और झटके खाते खाते साइड पर रुक गए। हस्बैंड ने समझा हो सकता है कि इंजन के कार्बोरेटर सेक्शन में कोई कचरा आ गया हो तो उसको साफ़ कर लेता हूँ। हस्बैंड जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और उसने गाड़ी का फ्रंट बोनट खोला और तकरीबन 2-3 मिनट वहाँ खड़ा होने के बाद वो वापस डोर की तरफ आया और डोर खोलकर कहने लगा कि एक दफ़ा सेल्फ स्टार्ट करना। तो उसकी वाइफ ने गाड़ी को सेल्फ करना शुरू किया, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इग्निशन देने के बाद भी इंजन वैसे ही आवाज़ करके बंद हो जा रहा था। उसका हस्बैंड दोबारा से उस तरफ गया और काफ़ी देर देखने के बाद फिर से वापस आया और कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक इसके साथ क्या हुआ है। उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब गाड़ी के अंदर भी ठंड होने लगी थी, तो इसीलिए उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया क्योंकि उनका 3 साल का बेटा भी अंदर लेटा हुआ था, उसको ठंड ना लग जाए। इस वजह से गाड़ी के दरवाजे कम ही खोले जा रहे थे। अब उस हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, तुम यहीं गाड़ी में मेरा वेट करो और पार्किंग लाइट्स को ऑन रखो, तब तक मैं इस रोड पर ज़रा आगे जाकर देखता हूँ, हो सकता है आगे कोई रिहाइश हो या कोई हट वगैरह नज़र आ जाए जहाँ से मैं कोई हेल्प ले सकूँ। वो ऐसे रोड से जा रहे थे जहाँ उनके अलावा अभी तक कोई एक कार भी नहीं गुजरी थी और उन्होंने खुद ही ऐसे रोड का इंतखाब किया था क्योंकि वो एक लॉन्ग और अलोन जर्नी चाहते थे। लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उसके हस्बैंड ने गाड़ी में से टॉर्च उठाई और अपनी वाइफ को कहा कि गाड़ी को अंदर से लॉक कर लो, जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। ये कहकर वो अपनी टॉर्च को ऑन करके रोड के सीधे वाली तरफ जाने लगा और देखते ही देखते उसकी वाइफ की आंखों से ओझल हो गया। उसकी वाइफ को गाड़ी के अंदर वेट करते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसका हस्बैंड अभी तक वापस नहीं आया था। उसका बेटा भी अब उठ गया था और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। वो उसको भी संभाल रही थी और बार बार गाड़ी से उतरकर ये भी देख रही थी कि उसका हस्बैंड आ रहा है कि नहीं। वो उसको ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें भी दे रही थी, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि वो मदद मांगने के लिए काफ़ी दूर निकल गया होगा,
क्योंकि यहाँ पर तो रिहाइश या किसी इंसान के होने का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन वो काफ़ी देर बाद भी जब वापस ना आया तो उसकी वाइफ ने अपने बच्चे को उठाया और वो भी गाड़ी से बाहर निकली, गाड़ी को लॉक किया और एक और टॉर्च हाथ में उठाया। वो भी उसी तरफ जाने लगी कि जिस तरफ उसका हस्बैंड गया था। अभी वो उस तरफ जा ही रही थी तो उसको दूर से बिल्कुल दबी हुई एक चीख सुनाई दी, जैसे कि कहीं बहुत दूर से आई हो या पत्नी आई भी हो या नहीं। लेकिन जब वो चीख आई तो उसी तरफ से काफ़ी ज़्यादा परिंदे उड़कर इस गाड़ी की तरफ आने लगे और उड़कर दूसरी तरफ चले गए, जिससे ये साबित हुआ कि वहाँ पर वाकई में कोई चीखा है। वो जल्दी जल्दी से उसी तरफ जाने लगी, अपने बच्चे को चुप करवाते हुए। उसका बच्चा बिल्कुल चुप हो चुका था, मानो कि उसने कुछ देख लिया था, जिसकी वजह से वो अचानक ही रोना बंद कर चुका था और बिल्कुल वो अपनी माँ को चिपक गया था। सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद थी। उसने अपने बच्चे को अपनी चादर में छुपाया हुआ था, जो चादर उसने अपने ऊपर ओढ़ी हुई थी सर्दी से बचने के लिए, और ख़ुद भी उसके दांत काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे क्योंकि सर्दी काफ़ी शदीद थी। वो टॉर्च ऑन किए अपने हस्बैंड को आवाज़ देते हुए उसी तरफ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंची कि जहां पर उसने देखा कि जंगल के अंदर एक जगह से हल्की हल्की रोशनी हो रही है। वो जंगल में बासाख्ता उसी तरफ बढ़ने लगी। अंदर जाकर उसने देखा कि उसके हस्बैंड की वॉच, जो कि उसने अपने हाथ पर पहनी हुई थी, वो नीचे गिरी हुई थी। उसने उस वॉच को उठाया और समझ गई कि उसका हस्बैंड इसी तरफ हेल्प मांगने आया होगा। सामने काफ़ी टूटा फूटा और वीरान सा घर था, जिसके ऊपर बस एक हल्की सी लाइट जली हुई थी, और वो लाइट भी कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा लैंप था जो कि घर के ऊपर लगा हुआ था, गैस वाला लैंप। उसके अलावा घर में एक रोशनी भी नहीं थी, और वो घर इतना ज़्यादा खस्ता हाल और टूटा फूटा था कि वो एक दफ़ा को तो खुद हैरान हो गई कि उसका हस्बैंड यहाँ पर हेल्प मांगने कैसे आ सकता है। यहाँ पर तो कोई पागल भी देख के बता सकता है कि किसी की रिहाइश नहीं होगी। वो घर लकड़ी का बना हुआ था। अब उसकी वाइफ इतना तो समझ चुकी थी कि उसका हस्बैंड यहीं अंदर गया है, तो वो भी उसी तरफ बढ़ने लगी, और उसको बढ़ते बढ़ते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और दिल में काफ़ी ज़्यादा खौफ भी महसूस हो रहा था। उसने अपने बच्चे को ज़ोर से पकड़ लिया और वहीं पर आगे जाते जाते अपने हस्बैंड को आवाज़ देने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात थी कि उसको आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आखिरकार वो घर के अंदर घुस गई, टॉर्च से इधर उधर लाइट मारने लगी। उसको फर्श पे हल्के हल्के खून के निशान दिखाई देने लगे। लेकिन वो औरत काफ़ी ज़्यादा बहादुर थी, डर नहीं रही थी। लेकिन उसका हस्बैंड ऐसी जगह पर था और वो जवाब नहीं दे रहा था। उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान हो रही थी। वो उस खून के ऊपर लाइट मारते मारते उसका पीछा करती जा रही थी। एंड पे देखा कि वो जो हल्के हल्के खून के निशान थे वो अब गहरे होते जा रहे थे, और वो खून के निशान उसको एक डोर की तरफ लेकर आए। दरवाज़ा उसी घर के अंदर जो कि बेसमेंट की तरफ जा रहा था। उसने हिम्मत करते हुए उस बेसमेंट का दरवाज़ा खोला। उसका बच्चा भी उसके पास ही था, और वो उस बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगी। जब वो उस बेसमेंट से नीचे पहुंची तो उसको काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी उस चादर को नाक पर भी लपेट लिया और टॉर्च से इधर उधर सर्च करने लगी। वो भी समझ चुकी थी कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत होता है, और वो काफ़ी गलत जगह पर आ गई है, वो भी अपने बच्चे के साथ। अब उसने देखा कि उसके हस्बैंड की शर्ट के कटे पटे टुकड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे, खून में सने हुए। उसके शूज़ भी वहाँ पर गिरे पड़े थे। उसके पैरों तले तो तब ज़मीन निकली कि जब उसने अपने हस्बैंड का एक शूज़ उठाया तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और वो 2 मिनट के लिए वहीं पर बुत बन के खड़ी हो गई। उसने देखा कि शूज़ के अंदर उसके हस्बैंड का कटा हुआ पाँव भी था, मानो उसके हस्बैंड की टांग किसी ने शूज़ समेत काट डाली थी। ये देखने के बाद वो समझ चुकी थी कि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो इन दोनों की भी जान ले सकता है। उसको अभी तक ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड जिंदा है या मर चुका है। अभी वो जैसे ही बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऊपर बेसमेंट की तरफ, मतलब बेसमेंट के दरवाजे की तरफ कोई बढ़ता आ रहा है। उसने अपनी टॉर्च को ऑफ किया और चुप कर वहीं पर बैठ गई। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ निकल रही थी। बेशक वो जितनी भी बहादुर थी, यह मंजर देख के और अपने हस्बैंड का ये हाल देखकर कोई भी परेशान और खौफज़दा हो सकता है। उसकी हल्की हल्की
सिसकियां दबी दबी निकलने लगी। उसने जोर से अपने मुंह पर हाथ रखा। जब उसने अपने बच्चे की तरफ देखा तो वो भी जाग रहा था। उसकी भी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, मानो कि उसने भी उस चीज़ की मौजूदगी को समझ लिया था। अब वो चीज़ जैसे ही बेसमेंट के पास आई तो बेसमेंट का दरवाज़ा, जो कि पहले ही खुला हुआ था, उससे नीचे की तरफ आने लगी। लेकिन कदमों की आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। और वाकई में जब वो नीचे आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा लैंप था और मैं बिल्कुल एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुप कर बैठी हुई थी। अब जब मैंने ये देखा कि वो लोग बिल्कुल इंसानों की तरह थे, मतलब कि उनका चलना, खड़े होना बिल्कुल इंसानों जैसा था, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे बेजान हो, उनके अंदर जान ना हो। अभी तक मैंने उनका चेहरा सही से नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लैंप को किसी ऊंची जगह पर रखा तो उनका चेहरा भी मुझे वाज़िह नजर आने लगा। उनमें से एक तो वो था कि जिसको मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था, हाथों पे भी खून, लंबे लंबे नाखून, अजीब बिगड़े हुए बाल और आंखों में जैसे उसकी मौत का साया हो। और जब मैंने उसके साथ वाले को देखा तो ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और घुटी हुई आवाज़ में रोने लगी, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड ही था। उसने अपना वही कटा हुआ पाँव उठाया और उसको अपनी टांग के साथ ऐसे जोड़ा कि वो जैसे इंसान नहीं, कोई एलियन हो, और वो पाँव भी उसके जिस्म के साथ जुड़ गया था, जैसे कभी कटा ही ना हो। और वो दोनों बंदे आपस में बातें करने लगे और सुनने लगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ चुकी थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मेरे हस्बैंड के साथ जो भी बंदा खड़ा था वो इन्फेक्टेड या वायरल डिजीज़ वाला बंदा था, जिसको ज़ोंबी भी कहा जाता है। तो उसी ने मेरे हस्बैंड पर हमला किया होगा, जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड भी इस तरह हो गया और उन्हीं में शामिल हो गया। मैं रो भी रही थी और साथ ही साथ अपनी जान की भी खैर मना रही थी, क्योंकि मुझे अपना बचना भी अब नामुमकिन लग रहा था और मैं बस चाहती थी कि किसी तरीके यहाँ से निकल जाऊँ। वो दोनों सूंघ रहे थे जैसे उनको अंदर हमारी मौजूदगी का एहसास हो रहा था, और वो ऐसे सूंघ रहे थे जैसे वाकई में उनको यहाँ पर हमारी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया और वो दोनों यूं ही आपस में खुसफुसाते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। जब वो सीढ़ियों से बिल्कुल ऊपर चले गए और दरवाजे को बंद कर दिया तो मैंने 15 से 20 मिनट वेट किया और फिर दोबारा से सीढ़ियों के ऊपर जाने लगी, बिल्कुल आराम आराम से और दबे पाँव से। टॉर्च को भी ऑफ कर रखा था, जिसकी वजह से मैं 2 दफ़ा गिरते गिरते बची। मैं टॉर्च ऑन भी नहीं करना चाहती थी और टॉर्च की वजह से मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए तो बचना मेरा नामुमकिन है। अब जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने गहरी लंबी सांस ली। तो अब जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसने गहरी लंबी सांस ली और दरवाजे को खोला, और दरवाजे को खोलकर ऊपर की तरफ जाने लगी तो उसने देखा कि बाहर खिड़की से नज़र आ रहा था कि वो लोग बाहर घर के जो आगे लॉन था छोटा सा, उसके अंदर टहल रहे थे और काफ़ी अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। बेशक आसमान में चांद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस घर के ऊपर जो हल्की सी लाइट जल रही थी उसमें साफ पता चल रहा था कि वो लोग बाहर टहल रहे हैं। मैं बिल्कुल वहाँ से दबे पाँव निकलना चाहती थी, इसीलिए मैंने दरवाज़ा खोला और बिल्कुल आराम आराम से वहाँ से निकलने लगी। जब मैं रोड के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी थी तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा अचानक से काफ़ी ज़ोर कर रोने लगा। जब वो इतना ज़ोर कर रोया तो उसकी आवाज़ उस पूरी जगह पर गूंजने लगी। अब मैं समझ चुकी थी कि वो दोनों मेरे पीछे ज़रूर आएंगे, इसलिए मैं जितना तेज़ मुमकिन हो सकता था वहाँ से भागने लगी उस तरफ कि जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं जब गाड़ी के काफ़ी करीब पहुँच चुकी थी तो मुझे पीछे से किसी के खुराने की और भागने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई पूरे पाँव को ज़मीन पर रखता हुआ भाग कर आ रहा है। जब पीछे देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि वही दोनों थे। मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंची, गाड़ी का लॉक खोला और अंदर बैठ गई। उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पे काफ़ी ज़ोर से हाथ मारा और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी, लेकिन ये पता नहीं उसकी या उसके बच्चे की अच्छी किस्मत थी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने ना कुछ सोचा समझा, बस गाड़ी का गियर लगाया और उसको आगे की तरफ तेज़ी से भगाने लगी। वो दोनों उसके आगे आकर खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसको गाड़ी की लाइट में अपने हस्बैंड का वो चेहरा नज़र आ रहा था। वो काफ़ी ज़ोर का रोने लगी और एंड पर ज़ोर की चीख मारते हुए
गाड़ी को उनके ऊपर से गुजार कर आगे की तरफ बढ़ गई और ऐसी जगह पर जाकर गाड़ी को रोका जहाँ पर आबादी थी, और फिर उस गाड़ी के अंदर ही काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसका बच्चा भी काफ़ी रो रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला, साथ ही सुपर मार्ट से पानी की एक बोतल पकड़ी और अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल पकड़ी। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने पेरेंट्स को सब बताया। उसके पेरेंट्स ने उसको पुलिस में रिपोर्ट करने को भी कहा, लेकिन उसने ये करने से मना कर दिया और कहा कि अगर हम पुलिस को ये बात बताएंगे तो उसे पागल समझा जाएगा। बस उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये बात आप लोगों तक रहनी चाहिए और मेरे तक। मेरा बच्चा बड़ा हो तो उसको भी ये ना पता हो कि उसके फादर के साथ क्या हुआ था। उसके हस्बैंड के कोई पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि वो चंद साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसको पता था कि वो जो भी चीज़ें थी आज भी उसी तरफ होंगी, और वो बस अपने बच्चे का इतना बड़ा होने का इंतज़ार कर रही है कि वो खुद को खुद संभाल सके। उसके बाद वो दोबारा से उस जगह पर जाएगी और इस पूरी बात की छानबीन करेगी कि वो चीज़ें आखिर कैसे वहाँ पर आती हैं, या उनके साथ क्या मसला है, या वो अपने हस्बैंड को दोबारा ठीक कर सकती है या नहीं। क्योंकि इतना तो वो जानती है कि उसकी कार से कुचलने के बाद भी वो ज़िंदा ही होंगे, क्योंकि जैसे उसके हस्बैंड ने अपनी टांग को जोड़ा था, इसको देखकर लगता है कि कार की टक्कर लगने से उनको कुछ नहीं होता। इन फ्यूचर उसका ये प्लान है कि वो कभी दोबारा से उस जगह पर पूरे साजो सामान के साथ जाएगी, वेपन्स और इन सब चीज़ों के साथ, और तब जाकर वो उस जगह की छानबीन करेगी और देखेगी कि वाकई में उनके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ और वो अपने हस्बैंड को नॉर्मल लाइफ में वापस ला सकती है कि नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।